एक तरफ मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को संसाधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ उन्हीं खरीद प्रक्रिया पर घोटाले के आरोप। दिल्ली के कथित 600 करोड़ के हेल्थ स्कैम में अब जांच सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि पैसों के पूरे खेल को खंगालने की तैयारी है। ईडी ने कई जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं और सवाल उठ रहा है कि इस जांच से कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। दिल्ली के कथित 600 करोड़ रुपए के हेल्थ स्कैम की जांच अब और तेज हो गई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से कई अहम दस्तावेज मांगे हैं। ईडी की दिल्ली जोन 2 टीम ने डीजीएचएस को पत्र भेजकर सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई खरीद से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सियाम रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट यानी कि ORS, बेडशीट, लिनेन सामान, सर्जिकल आइटम, ड्रेसिंग, कैनुला, ग्लव्स और दवाइयाँ। ईडी ने सिर्फ खरीद से जुड़े दस्तावेज ही नहीं मांगे हैं, बल्कि पूरी टेंडर प्रक्रिया की भी जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, टेंडर आवंटन, सप्लाई ऑर्डर, सामान की गुणवत्ता जांच, मंजूरी और भुगतान जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। ईडी ने ठेके देने की प्रक्रिया, सामान की सप्लाई, मंजूरी और पेमेंट रिलीज से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे। इसके अलावा उन कंपनियों के मैन्युफैक्चरर्स, OEM, डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़े लेन देन की जानकारी मांगी। दूसरी कंपनियों से भी मांगी डॉक्यूमेंट। जांच में यह आरोप भी सामने आए कि कई मेडिकल उपकरण बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमतों पर खरीदे गए। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लग सकती है। शुरुआती जांच के दौरान सतर्कता विभाग को कई अहम रिकॉर्ड और खरीद से जुड़े फाइलों के गायब होने की जानकारी भी सामने आई है। टेलर मेड टेंडर शर्तें, चुनिंदा सप्लायर्स को फायदा, बाजार से महंगी खरीद, सरकारी खजाने को नुकसान। सूत्रों की माने तो अब तक इस मामले में 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ईडी की जांच अब दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और सप्लायर कंपनियों के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत तो नहीं थी। दिल्ली के कथित 600 करोड़ रुपए के हेल्थ स्कैम में ईडी की एंट्री ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि दस्तावेजों की जांच में क्या खुलासे होते हैं और क्या यह मामला केवल खरीद में अनियमितता तक सीमित है या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई बड़ा नेटवर्क भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस मामले पर आज हम बात करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 600 करोड़ हेल्थ स्कैम में बड़ा खुलासा होगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल है, मेडिकल खरीद में किसको फायदा पहुंचाएगा, किसे फायदा पहुंचाएगा? तीसरा प्रश्न, क्या टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी हुई थी? चौथा सवाल, ईडी की जांच में कौन कौन से लोग हैं जो रडार पर हैं? पांचवा सवाल है जो महत्वपूर्ण है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क भी इसमें है, और है तो क्या वो सामने आएगा? ये हमारे प्रश्न हैं जिनको लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, जांच के दायरे में मशीन और जो दवाई खरीद हुई है वो सारे रडार पर हैं। एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो ORS जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं, बेडशीट, लिनन सामान, सर्जिकल आइटम, कुल 600 करोड़ के आसपास की खरीद है। ड्रेसिंग, स्विचर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, ये जो खरीद हुई है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो खरीद है वो जांच की जद में है। इसमें विशेष तौर पर जो मशीन्स हैं उनकी खरीद हुई है, जो अस्पताल में या दवाइयों जो दवाई हैं उनकी खरीद हुई है, वो भी इस जांच की जद में है।
और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। और मृगेंद्र चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी, आपसे शुरू करता हूँ। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में भी ये कैसे कोई हिम्मत कर गया कि खेल कर गया। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि अभी जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उनको हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन एक अच्छी स्थिति क्या होती है जब कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना करे। अगर कोई हरकत करने की हिमाकत कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डर नहीं है और कहीं ना कहीं कोई लूपहोल छोड़ा जा रहा है जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं। नीरज जी, देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको ये स्पष्ट बता दूं कि ये जितने भी आप घोटाले की बात हो रही है 600 या 625 करोड़ की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड करवाया है और इसकी जांच का जो आदेश है हमारी सरकार ने किया है। और ये जो घोटाला है, ये घोटाला आज का नहीं है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के समय ये सर्वविदित है, पूरे देश और दुनिया जानता है कि उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, इन लोगों पर किस तरह से घोटाले का मामला चला और किस तरह से वो जेल गए और कितना बड़ा आरोप लगा था। तो ये पूरा सिंडिकेट सत्येंद्र जैन जी के इर्द गिर्द और उसी समय के अपॉइंटमेंट किए गए वेंडर, उसी समय के अपॉइंटमेंट किए गए ऑफिसर्स, इन्हीं के इर्द गिर्द सब घूम रहा है और ये सारे वही लोग हैं। इसलिए हमने आपको पहले भी बोला था कि हमारी सरकार में जिस समय भी किसी भी तरह का घोटाले की जिक्र होगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है जीरो टॉलरेंस के मामला में, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम जीरो टॉलरेंस चलेंगे और न खाएंगे न खाने देंगे, जनता की पैसा जनता के हित के लिए लगेगा, जनता के विकास के लिए लगेगा और इस देश और इस प्रदेश के निर्माण के लिए लगेगा। तो जिस तरह से इन लोगों ने लूटा है, मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ कि दिल्ली को तो समझिए कि जिस तरह से लूटा गया, मोहम्मद गजनवी भी इस तरह से नहीं लूटा था जिसने पिछले 12 साल में जैसे लूटा गया। जहां हाथ लगाइए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग नहीं है, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जल विभाग हो, नाली नहर, हर जगह इन लोगों ने लूट मचाया और उसका नतीजा था कि लास्ट तक अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी निष्पक्ष काम करती है, स्वच्छ काम करती है और शुरू में भी मेरी जो मैनिफेस्टो है उसमें हम लोगों ने स्पष्ट बताया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है और खुद उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे कितना भी बड़ा उसका अप्रोच हो, लेकिन नहीं बख्शा जाएगा और उनको सजा दिलाने तक, FIR दर्ज कराने तक हमेशा ये याद रखना होगा कि आज के डेट में हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल जनता को समर्पित है और सेवा के लिए समर्पित है। इसका पहला नतीजा आपके सामने आ गया कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ये दिशा निर्देश जारी किए और जांच का आदेश दिया है और इस जांच को, इसमें सारी जो एजेंसियां, जैसे इन लोगों ने पहले बोला कि नहीं ED CBI ये तो उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सरकार हमारी रहे, सत्ता के लिए हम ललायित नहीं है, सत्ता से 27 साल दूर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रदेश की जनता के लिए हम लोग काम किए हैं और उसी का परिणाम है कि जो लोग भी होंगे, स्वास्थ्य विभाग की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहां भी थोड़ा सा भी सर, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये पूर्व के जो खरीद है वो जांच की रडार में है। ये पिछले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें 2025-26 का ये नहीं है, 26-27 का नहीं, 27 तो भी आया नहीं है, उसका नहीं है, ये पूर्व 25 से पहले का है, आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे जितने नाम आ रहे हैं, जिन लोगों पर चोपड़ा जी हैं, पवन अरोड़ा जी हैं, एक अग्रवाल जी हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, चाहे FIR जो हुआ है, ये सब पूर्व की जो सरकार है उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए ऑफिसर या अधिकारी थे और ये सारे लोग जो है इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं
कि जो भी लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मतलब दुर्भावना से ग्रसित होकर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं कि उनके सरकार में ऐसा हुआ। अगर मेरे सरकार में भी कोई ऑफिसर इस तरह के हिमायत करने का कोशिश करेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये संदेश है सारे सिस्टम को, सारी एजेंसियों को और सारे डिपार्टमेंट को, सारे मंत्रालय के ऑफिसर्स को कि आप इस चीज से ये मत सोचिए कि आज आप कुछ करके और बच जाएंगे। इसीलिए ये पूर्व द्वारा जो किया गया है, देखिए वो तो स्पष्ट है। सत्येंद्र जैन जी जेल गए थे, कितना दिन जेल रहे हैं, कब बेल हुआ है, केस अभी चल रहा है, ये तो सबको मालूम है। दिल्ली के बच्चा को मालूम है और देश के हर पॉलिटिशियन को मालूम है। लास्ट में इन्हीं जो पूरे सरकार की घोटाला थी उसके चलते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा। चलिए सर, ठीक है वैभव, ठीक है वैभव का रुख करता हूँ। वैभव बताइए, क्या घोटाला घपला हुआ या फिर ये जो जांच पड़ताल हो रही है, ईडी ने फाइल मंगवाया, क्या एक आध नए और केस आप लोगों के उस एक को हम लोग रिज्यूम भेजते हैं ना, तो रिज्यूम में मेंशन होता है फेदर ऑन कैप, एक टर्म यूज होता है, तो एक और फेदर आप लोगों के कैप में लगना है क्या? We wear the feather with absolute pride, धर्मराज जी, कि हमारे जो क्राउन पे जो फेदर्स है ना, उसके इंच बराबर भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। जो हेल्थ का सेक्टर, एजुकेशन का, जो सरकारी स्कूलों का जो कीर्तिमान जो देश विदेश के लोगों ने सराहा है, उतनी फेदर्स इकट्ठा करने में जन्मों लग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चोर और चुट्टों की पार्टी है। इनके बारे में क्या कहा जाए? 200 किलो चांदी खा गए, लाखों। हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा ठीक है वैभव बड़े आप बड़े मृदुभाषी हैं, शब्दों का चयन थोड़ा संभल के, बाकी तो सब ठीक है। हमारे नेताओं की पार्टी है। हाँ ठीक है लफुआ की तरह बात करते हैं। हाँ ठीक है आदमी को क्यों बैठाते हैं आप? चलिए ठीक है नीरज जी आप देखिए, अब उन्होंने कहा, फिर अब उसके काउंटर में एक स्तर पर चढ़ जाएंगे, ये गलत है। निहायत बदतमीज आदमी हो, बेवकूफ आदमी है। चलिए ठीक है नीरज जी मेरे सर मेरी भी सुन लीजिए। नीरज जी ठीक है भाई साहब, ठीक है वैभव थोड़ा ठीक है नीरज जी, हो गया वैभव आराम से, आप अच्छे ये क्या भाषा शब्द, अच्छे शब्दों का चयन करके बोलिए ना, बहुत अच्छा बोलते हैं। चलिए ठीक है नीरज जी, हो गया अब उसको पकड़ के खींचिएगा तो फिर वो नहीं, उसको पकड़ के खींचे कड़वाहट आएगी, रहने दीजिए, वैभव नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ इनकी, मैं धर्मराज जी, मैं बात कभी भी मैंने पहले शुरुआत नहीं करता हूँ। डिबेट आज किस पे बात हो रही है? हेल्थ के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज आई है, रेखा गुप्ता जी ने वो किया है। अरे चुप रहिए ना, ये बदतमीजी यहाँ में मत दिखाइए ना, किसी और चैनल पे जाके दिखाइए। ठीक है बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब हाँ बोल दिया नीरज जी, आपकी तरफ से मैंने भी बोल दिया भाई साहब, नहीं बोल, हो गया, सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, हो गया अब हाँ। तो मैं धर्मराज जी ये बता रहा था, मैं ये नाम ही नहीं लेता, आप जानते हैं मेरा नेचर ही नहीं है, लेकिन अगर शुरू करेंगे तो पूरा बाकायदा कुछ समेत दूंगा मैं। कहाँ से अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया, कहाँ से यहाँ पर सत्येंद्र जैन का आ गया, क्यों आ गया नाम? आपका क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई भी हेल्थ इरेगुलरिटीज को लेकर कोई भी आरोप नहीं है ना? क्यों आया अरविंद केजरीवाल? मैं नहीं शुरू करता हूँ धर्मराज जी, मेरा नेचर नहीं है। अगर आप शुरू करेंगे तो सूझ समेत सुनेंगे। मैंने कब बोला कि ये जेल में रह के आए, वो रह के आए? ये क्या ये सब्जेक्ट है? क्या ये सब्सटेंस ऑफ द डिस्कशन है? नहीं है ना। आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे, मैं बोलूंगा अमित शाह जी तड़ी पार थे, मैं बोलूंगा। ठीक है हो गया वैभव, अब आइए आपने आप जवाब दे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट पे। हाँ धर्मराज जी, मैं ये बताना चाह रहा था वो कि देखिए, आज आपने ये स्टोरी चला दी। अभी कुछ समय पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मोहल्ला क्लिनिक पे क्या एक बार रिपोर्ट आई, उस पे बहुत बड़ा करप्शन हो गया। उससे आपने 1-2 दिन हम लोग की डिबेट चली उसके ऊपर। उससे पहले शराब घोटाले, सो कॉल्ड लिकर स्कैम के ऊपर क्या रिपोर्ट आई, उस पर घोटाला हो गया, इंक्वायरी कर दी गई। एंड रिजल्ट क्या रहा? एंड रिजल्ट तो सरकार को दिखा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इरेगुलरिटीज हमारी नहीं, किसी की भी सरकार करती होगी तो मेरे ख्याल से सख्त पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी, चाहे किसी भी विधायक को। मुझे लगता है बीजेपी का भी कोई आदमी होगा तो उस पर को आपत्ति नहीं होनी चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता को। हालांकि 200 किलो चांदी खा के बैठे, लेकिन उसके बाद भी इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा एक फेवर का इल्जाम लगाया है। फेवर, कुछ लोगों को फेवर दिया जा रहा है। ये बार बार ईडी ये जो सोर्सेस चला देते हैं, आप लोग भी चला देते हैं, ईडी के सोर्सेस से मिला।
कौन से फेवर किया गया? फेवर का मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूं। फेवर कैसे होता है वो मैं बताता हूं। अभी यहाँ पे जेपी ग्रुप की नीलामी हुई थी। जेपी ग्रुप की नीलामी में क्या हुआ, वेदांता ग्रुप जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी 17,000 करोड़ के ऊपर की, और उसको अलॉटमेंट डेटा की आपको फाइनल बिडर बना दिया गया, फाइनल अल्टीमेट बिडर दे दिया गया, उनको वोट कर दिया गया। उसके बाद 14,535 करोड़ की बोली जो अब अंबानी साहब ने लगाई थी, सॉरी अदानी जी ने लगाई थी, उनको वो टेंडर मिल जाता है। ये होता है क्लासिक फेवर का एग्जाम्पल। खुलेआम, मतलब शर्म भी बेच खाई है, खुलेआम फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं, और नैतिकता बची है इन लोगों में नैतिकता बची है। पूछते हैं ये फेवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सोर्सेज से चला रहे हैं। हम तो पूछते हैं ना, ईडी का इतना पीएमएलए जैसा, पीएमएलए कहाँ लगता है? आपके पास कोई ट्रेस ऑफ मनी के कुछ तो सबूत होने चाहिए कि इस तरह की आपको फाइनेंशियल ट्रेसिंग मिल गई। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के ऊपर तो ये आरोप लगा था कि गोवा के चुनाव में पैसा गया, वहां गया, यहाँ गया। लोअर कोर्ट में क्या बोला? नॉट अ सिंगल ट्रेस इवेंट ऑफ स्टेट ट्रेस ऑफ मनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सो कॉल्ड एजेंसीज। इवन आपने लगभग हजारों लोगों को आपसे पूछताछ कर ली, सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट बना दी, लेकिन नील बटे सन्नाटा। कल को धर्मराज जी आपके चैनल पे पहुंच जाएंगे, बोलेंगे कि आपका चैनल सरकार का मान लीजिए मुखालफत कर रहा है या उनकी प्रैक्टिकल पॉइंट को दिखा रहा है, आप ईडी की केस कर देंगे पीएमएलए में। आप बैठे रहिए, पीएमएलए में तो जमानत भी नहीं होती है। यही हुआ ना, 1.5-2 साल के ऊपर मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया। अल्टीमेटली क्या निकला? चांदी का झुंझुना, ऑफिशियल रिकॉर्ड में चांदी का झुंझुना निकला था उनके। अरविंद केजरीवाल में क्या निकला? मनीष सत्येंद्र जैन जी के में क्या निकला? संजय सिंह जी के में क्या निकला? आपको पहले के जो केसेस हैं उनसे कुछ तो स्टैंड, आपको एसओपी बदलनी पड़ेगी कि आप उससे सीख ही नहीं ले रहे हैं। आपको कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वहां पे लताड़ा पे तमिलनाडु का टेस्टनेक का केस हो, कोई भी केस लीजिए, बीआरएस का केस हो, दिल्ली का केस हो, हर जगह इनको लताड़ पड़ रही है, ईडी को, सीबीआई को। जहां लताड़ पड़ती, बीजेपी वाले बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जब तक लताड़ नहीं पड़ती तब तक ये इनके आका बन जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा सिस्टम। आपको कुछ तो सब्सटेंस देना पड़ेगा, वरना आप मीडिया में डिस्कस करके हम आज कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये प्राइम टाइम सेगमेंट हम किस पे, हम पॉलिसीज पे डिस्कशन कर सकते हैं। अभी पानी की किल्लत हो रही है, दिल्ली में ताही मची हुई है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आज हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं जिससे कोई चवन्नी पर कोई दूर दूर तक लिंक नहीं, और अल्टीमेटली लिंक बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ मैं ठीक है, मैं आदेश जी के पास जाऊंगा। उसके पहले कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं नीरज जी, प्लीज। नीरज जी जल्दी से बताइए सर। देखिए, इन लोगों को भ्रष्टाचार भी करना है और ईमानदार का टैग भी पहनना है। हमेशा ये बीजे, अरे भाई अभी बोल रहे हैं कि इसको देश की स्वतंत्र एजेंसियां बोली जाती है। आप बोलिए ना कि देश की स्वतंत्र एजेंसियां नहीं है, आप बोलिए कि नहीं है। आप बोलिए कि हम चर्च ऑफ इंग्लैंड से फंड लेके चलाते हैं, आप बोलिए कि गल्फ कंट्री से पैसा लेके चलाते हैं। हम तो कह रहे नहीं है, ईडी और सीबीआई का गठन किसने किया था? कोर्ट ने कहा है, मालूम नहीं है। नीरज जी, कोर्ट ने कहा है किसने किया था? ईडी और सीबीआई का गठन किसने किया था? मैं कह रहा हूँ नीरज जी, कोर्ट ने कहा है ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट फायर। एजेंसियां है, मेरे ख्याल से अंग्रेजी समझ में आती होगी। अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो हिंदी में बोल देता हूँ। पुलिस को मानते हैं, न इस देश के संविधान को मानते हैं, न इस देश के कानून को मानते हैं, न इस देश के आर्मी को मानते हैं, न इस देश की स्वतंत्र। हम ईडी पार्टी को नहीं मानते हैं, ईडी पार्टी को नहीं मानते हैं। ईडी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। नहीं, ईडी पार्टी मत मानिए, लेकिन पार्टी को मत मानिए। ईडी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। जो लोग जेल, ईडी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। नहीं, जो लोग भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या लेना देना? एजेंसियां। चलिए सर, ठीक है, मैं अब सर ठीक है नीरज जी, दोनों को डाउन कर दीजिए प्लीज, दोनों को डाउन कर दीजिए, कैमरे पर। ठीक है, अब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदेश जी के पास जाता हूं। सर, दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि पूर्व में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी जांच पड़ताल होगी, और ये एक हवाला दिया जा रहा है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं रहे। जबकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि होना जाना कुछ नहीं है, मूल विषय से डाइवर्ट किया जा रहा है। जो मूल विषय पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जैसे बाकी की चीज़ों में नहीं निकला इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। ये तो दो पक्ष हैं, आप तीसरा पक्ष हैं। आपके हिसाब से क्या ये जो 600 करोड़ में खरीद में अनियमितताएं आई हैं,
ये कुछ आधार है या बगैर सिर पैर की बातें हैं जो हो रही है? धर्मराज जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इस हेल्थ जैसे मुद्दे को आप उठा रहे हैं। और दिल्ली में अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो पहले से डे बाय डे खराब होती जा रही है। रोज शिकायतें आती हैं, स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, इंस्ट्रूमेंट है नहीं, एक्सरे नहीं हो रहे, सीटी स्कैन नहीं हो रहे, हर हॉस्पिटल में जगह जगह दिक्कतें हैं। हमने भी 2-3 बार चिट्ठी लिखी, लिखते तक काम नहीं कर रही जो है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि शायद इसके ऊपर चर्चा हो के दिल्ली सरकार की आंख खुलेगी और थोड़ा कुछ करने का भी प्रयास करेंगे। जांच सरकार अगर निष्पक्ष होकर कराना चाहेगी तो हमारी एजेंसियां सक्षम है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सरकार पक्षपातपूर्ण रवैये से काम करती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली के अंदर हमें जब मौका मिला, 15 साल सरकार चलाई, तो धर्मराज जी 18 हॉस्पिटल थे। श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय तक 2013 तक 39 हॉस्पिटल बनाए, हमने आगे बढ़ाए। 179 डिस्पेंसरी औषधि केंद्र होते थे, जब हम हटे 543 थे, जिनको हम डिस्पेंसरी औषधि केंद्र कहते थे। बाद में इन्हीं को केजरीवाल साहब ने मोहल्ला क्लिनिक कहना शुरू कर दिया, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम के बाद अभी इन्होंने आरोग्य, ये इनकी उपलब्धि रही है। 24,025 डॉक्टर होते थे, बेड थे हॉस्पिटलों में दिल्ली में 24,025, जो हमने संख्या बढ़ा के की 44,373। 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे 1998 में, हमने बढ़ा के किए 10, 5 नए जोड़े। 443 दिल्ली सरकार में डॉक्टर थे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के, जो संख्या हमने 2,291 तक पहुंचाई। 40 ब्लड बैंक थे, 25 नए बनाए, 65 किए, और 33,165 रुपए का लास्ट हमारा बजट था। उसमें से 10% 3388 करोड़ रुपए बजट के लिए एलोकेशन किया, हेल्थ के लिए जो है। 25 एम्बुलेंस थी, जिसको 151 तक हम लेके गए, जिसमें जो है 31 एम्बुलेंस जो है सुपर स्पेशलिटी थी, उसमें सारे एडवांस सिस्टम लगे हुए थे। तो हेल्थ में हमें जब मौका मिला, हमने ये काम किया, और कहीं ना कहीं लोग हमारे इस काम की सराहना करते थे। सरकार हारी, अलग गए, तमाम चीजें हुई, लेकिन इस तरह का काम हमने किया था। उसके बाद मोदी साहब केंद्र में सरकार आ गई, एक आयुष्मान योजना लेके आए थे। अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन जब योजना का ऑडिट हुआ, सीएजी ने किया, तो जिस अधिकारी ने उसमें कुछ लैप्सेज पकड़े थे, उसमें एक लैप्सेज था कि एक मोबाइल नंबर से 7,25,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, जो मोबाइल नंबर था 99999999, और एक मोबाइल नंबर था 7999999 करके, जो है इस पे 2,32,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन था। जिस व्यक्ति ने ये सीएजी में पकड़ा था घोटाला, उस व्यक्ति का रातों रात ट्रांसफर करके उसको त्रिवेंद्रमपुरम भेज दिया था। इस तरह से सरकार काम कर रही थी। जो लोग जीवित नहीं थे उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनके नाम पे पैसे खाए जा रहे थे। उनको किस तरह की पनिशमेंट मिली आज तक कहीं पता नहीं चला, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस एक अधिकारी ने ईमानदारी से काम किया, उसको दिल्ली से त्रिवेंद्रमपुरम ट्रांसफर कर दिया गया था। एक और अधिकारी थे ऐसे ही, जिन्होंने 16 करोड़ की सड़क को, जो पर किलोमीटर 16 करोड़ रुपए की लागत से बननी थी, और जो 251 करोड़ रुपए लागत तक पहुंच गई थी, जिसने इसका ऑडिट किया था, उसका भी रातों रात ट्रांसफर कर दिया था और नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया था। तो ये क्या कारण है कि जो लोग सरकार को आईना दिखाते हैं, अधिकारियों की गलतियों को पकड़ते हैं, या उनमें नेताओं की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी गलती को पकड़ते होंगे, लेकिन उनको इनाम मिलने की बजाय उनको पनिशमेंट किया जाता है, जिसके कारण इस तरह के जो दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। पता चल जाएगा कितनी ईमानदारी से जांच होती है, लेकिन इनको हम पूरी तरह, हमारी एजेंसियां सक्षम है दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती हैं। तिवारी जी बहुत ही हमारे, लेकिन 1000 कुर्ज गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो कई बार उसके बारे में चर्चा हुई है जो है, और उसकी निंदा की गई है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि राम भक्त जो है वो भगवान राम के नाम पे इस तरह की लूट करेंगे। तो अब इनको क्या संज्ञान दिया जाए, क्या कहा जाए, ये तिवारी जी तय कर लें, लेकिन लूट की चोरी में बहुत सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं। आज तो एक FIR भी क्या, ठीक है आदेश जी, गया। मैं अब यहाँ पे मृगेंद्र जी को चर्चा में लेकर आता हूँ। मृगेंद्र जी, 2 चीजें हैं। किसी भी सरकार में, जैसे पूर्व सरकार को लपेटने की कोशिश हो रही है, उनका अपना एक एजेंडा था, अपना एक
विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वो उनका एक यूएसपी था पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार का, जिसमें वो अपने कामकाज को एक मॉडल बताते थे, कहते थे दुनिया भर ने हमसे सीखा और इसको भारत भर में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने एक मॉडल पेश किया था। विपक्ष उसमें भ्रष्टाचार की बात कह रहा है, अब उसमें ईडी की एंट्री हो गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर कि सरकारी व्यवस्था में जो सरकारी खरीद होती है उसमें खूब खेल होता है। यहाँ हुआ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी खरीद होती है किसी भी दौर में किसी भी पार्टी की सरकार में, कोई ये नहीं कह सकता कि खेल नहीं होता है। लेकिन वही होता है कि एक आपने एक घूंट पानी पिया वहां तक तो कोई बर्दाश्त भी करता है, लेकिन आपने पूरा गिलास ही गटक लिया तो फिर वो भारी दिक्कत हो जाती है। और ये सब मसला इस तरीके का है कि आपने पूरा गिलास ही गटक लिया। जी जी जी, देखिए ये थोड़ा सा मैंने बहुत बार बोला है आपके चैनल पे कि भाई आम आदमी पार्टी में ना पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, क्योंकि ये सडनली खड़ी हुई पार्टी है। ना जारी की जो मूवमेंट है उसको हाईजैक करके आगे, और इनको लगा कि भाई हम देश में प्रधानमंत्री बनना है, एक्सपेंड करना है। तो अगर ये थोड़ा सा मेच्योरिटी से चलते टाइम के साथ तो इनका एक्सपेंशन डेफिनेटली होता। ये लोग इनमें एक ऑप्शन देख रहे थे, पर आवर की जो भूख है उसमें जद्दोजहद के अंदर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ताकि और स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें, कुछ इन्होंने गलतियां ऐसी कर दी हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा घूंट पी ले तो वो फंस जाता है, पर अगर आप पूरा गिलास ही गटक गए तो फिर वो नजर में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए जब घोटाले बहुत होते हैं, इवन आप सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट जो आप हॉस्पिटल देखते हैं उनके बाहर जो आपको ड्रग्स मिलती हैं, जो आपको दवाइयां मिलती हैं, उनकी क्वालिटी जो है लोअर होती है, बहुत अंडररेटेड होती है, जो पैरामीटर्स को जो है क्वालिफाई नहीं करती। नंबर 1, प्राइस बहुत ज्यादा होता है। नेक्सस है डॉक्टर्स का और उनके साथ फार्मेसी का, कंपनीज का, और साथ में जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसका भी है, क्योंकि वो उसको अलाउ कर रहा है। तो वहां भी जनता तो पिस रही है। अब वो है कि वो नजर में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने वो डकैती कर ली है, यहाँ तो चोरी हुई है, वहां पे डकैती हो रही है। जनता को पहले नहीं पता कि भी मैंने आपसे 250 रुपए लिए हैं, दवाई जो है वो राख है, राख से थोड़ा सा ऊपर ही लगा लीजिए, और है भी 10 रुपए की है, वो 250 की बिक रही है, क्वालिटी बेकार है। तो ये तो चलता है, ये चल रहा है हमारे देश में, ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, तीनों का नेक्सस काम करता है। अगर वो इंटेलिजेंटली करे तो ये रूल जो है, अब आप देखिए लॉ बनते हैं, फिर उसमें बाय लॉ बनते हैं आगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बोलते हैं, तो वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि डबल मीनिंग होता है, कुछ होता है वो इंटरप्रिटेशन होती है कि वो कर लिया जाता है। पर जब लगता है कि कहीं मोटा काम हो गया है, और बात है अब ओपोजिशन की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है तो बीजेपी छोड़ेगी तो नहीं, इसको सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए, ये ओपोनेंट है। तो बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी एजेंसियों के थ्रू कि भाई कहीं ना कहीं चीजें निकले, और अगर वो हुई और आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाएगी, अगर वो बचा पाई तो बचेगी, अगर नहीं, अगर सच में कुछ हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली इसमें अब कार्रवाई होगी ही होगी, क्योंकि बीजेपी इसको सीरियसली लेके छोड़ने वाली नहीं है। और अगर मान लो नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, परंतु कहीं ना कहीं सिचुएशन तो खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगह क्या होता है जी, ओवर प्राइसिंग हो जाती है, कई जगह क्या होता है कि मान लो 100 रुपए की चीज है 120 की बिक रही है, कई जगह जैसे बताया भी गया, एलिगेशन लगाई कि भाई अपने ही बंदे को जो है टेंडर दे दिया, वो अपना बंदा कौन होता है, पॉलिटिशियन का अपने कोई चेला होता है, अपनी फैक्ट्री लगाई होती है, अपना सामान बेचते हैं, उसके थ्रू पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वो देखा जाएगा। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है कि जनता, दवाई एक ऐसी चीज है, आप कपड़े थोड़ा हल्के खरीद लोगे ना, कपड़े शरीर के ऊपर होते हैं तो आप झेल जाओगे, पर जो आप खा रहे हो ना वो आपके किडनी खत्म कर सकता है, आपके हार्ट को बैठा सकता है, आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, यानी सीधा आपकी जान पे खतरा है। वो एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि अगर दवाई में घोटाला हो रहा है ना, तो एक तरह से किसी आदमी की जान के साथ आप खेल रहे हैं, तो ये बहुत हीनियस क्राइम होना चाहिए इसके लिए। जो व्यक्ति हेल्थ सेक्टर में खास करके और एजुकेशन में घोटाला करता है, चाइना में एग्जाम्पल है, वहां पर अगर देख लीजिए आप, हार्श पनिशमेंट होती है, अगर आप बिल्डर जो होते हैं वो भी घोटाला कर लें। हमारे इंडिया में जो है हेल्थ सेक्टर में भी घोटाला कर जाए तो लोग बच जाते हैं। हार्श पनिशमेंट होना चाहिए, कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए अगर घोटाला हो, जब तक ही नहीं होगा। और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, क्योंकि नेता जो है वो थोड़ा सा अपनी बात रख देता है, बट एडमिनिस्ट्रेशन वहीं के वहीं है। आम आदमी पार्टी चली गई, अब बीजेपी आ गई है, कल कोई और आएगी,
ब्यूरोक्रेसी वहीं पे वही है, वो वैसी फंक्शन कर रही है। हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जनता ब्यूरोक्रेसी को माई बाप समझती है। ठीक है, नेता को पता है कि उसको कैसे डील करना है, और ब्यूरोक्रेसी को पता है कि नेता को कैसे टैकल करना है, क्योंकि नेता परमानेंट तो है नहीं, 5 साल है, उसके बाद नहीं है। और जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो है ब्यूरोक्रेसी। ये अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी खड़ी की थी हमारी देश की जनता को लूटने के लिए। हमारे देश में आज उसको जो कंटिन्यू किया गया, क्यों? चलिए सर, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त सीधे ईडी के पास जाते हैं, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, उस पर कोई फैसला नहीं आता। फैसला एक कोई अगर ओपन शट केस है, अगर ओपन शट केस है तो उसमें साल 2 साल 4 साल में फैसले आ जाने चाहिए। किसी भी कोर्ट से फैसला नहीं आता, तब लोगों को शंका होती है एजेंसी की, भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या ब्ला ब्ला कुछ भी आप कह लें। दिक्कत यह है कि कानून इस तरीके का है कि आपने आरोपी बनाया तो उसको पकड़ के आप 2-4-6 महीने तो अंदर डाल दोगे, लेकिन फिर वो 4-6 महीने में छूट जाता है, एजेंसी पर तंज भी कसा जाता है, कमेंट भी कोर्ट की तरफ से कर दिया जाता है। मसला यह है कि कोई फैसला या निष्कर्ष किसी मामले पर क्यों नहीं पहुंच पाते हम? इसमें जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो हमारा लॉ है, हमारी जो सिस्टम है, वो मल्टी विंडो सिस्टम है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक बार और ये उदाहरण में दिया था। एक बिहार में रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्रा जी। जी 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 जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब थे। तो उनकी हत्या हुई थी समस्तीपुर में, और उसमें कई तरह के आरोप लगा था, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। हमें हम लोग मतलब हमारी पार्टी बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही संघर्ष में हम लोग थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो फाइल ना आज क्लोज हुई है और नहीं उस पर कोई फाइनल डिसीजन हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं पिछले 70 साल का, तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं। इसलिए ये पूरा जो सिस्टम है ना, देखिए ये कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मल्टीपल विंडो सिस्टम है। पुलिस का काम जहाँ खत्म होता है उसके बाद न्यायालय का काम शुरू हो जाता है, न्यायालय का काम जब खत्म चलता है तो मीडिया का काम शुरू हो जाता है, मीडिया का काम खत्म होता है तो सामाजिक चर्चा पर चर्चा। जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि सरकार की गलती है, लेकिन सरकार या मिनिस्ट्री, अब जैसे अभी हमारे जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि नहीं क्या हुआ, क्या हो गया। अरे भाई, सामाजिक रूप से अगर एफआईआर होता है, कोई भी मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी का अगर जाता है जेल में, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो गया है, अगर लोअर कोर्ट छोड़ा, हाई कोर्ट ने फिर उसको इन्वेस्टिगेशन किया या जांच होता है, तो ये जो सिस्टम है ना, जो बहुत ज्यादा टाइम लगने का, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसे काम होता है, जैसे कैसे हुआ कि कोई काम आप कीजिए जो बिल्कुल वार फूट पे, तो पक्ष भी शुरू होता है कि नहीं गरीब को परेशान किया जा रहा है, तो मासूम को परेशान किया। तो देखिए ये बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है, और ये जितना चेंजेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के काल में जो किया गया है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कानून थे जिससे लोग परेशान थे, उसको खत्म किया गया। कई मल्टीपल विंडो सिस्टम था। आप फॉरेन कंट्री में जाइए, आपको आज यहाँ पर धर्मराज जी अगर एक लाइसेंस लेना है तो 4 विंडो पर आपको जाना पड़ेगा। उस समय तक आप अगर 1 महीना का आपका टारगेट है तो आपको 6 महीना लगेगा। तो इस सिस्टम को तो जरूरी है कि उसमें चेंजेस जरूरी है। अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो सिंगल विंडो सिस्टम पर लाना पड़ेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और पारदर्शिता लाना पड़ेगा, ये तो बात है। नहीं तो सिस्टम टू सिस्टम, एजेंसी टू एजेंसी, अगर आप एक ही चीज के लिए 10 एजेंसी लगी है तो देरी तो लगेगी। ये तो उसमें कोई, मैं पॉलिटिकली नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत अपना विचार आपको जो जहां तक मुझे ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया ललित नारायण मिश्रा का, आप पता कर लीजिएगा। अभी तक उस केस को न क्लोज किया गया है, न फाइनल डिसीजन पर पहुंचा है, न आज तक। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, सबसे ज्यादा नहीं सर नीरज जी, एक देखिए, केस जो कई तरीके के होते हैं सर, जैसे ललित नारायण मिश्रा का केस का आपने जिक्र किया, वो बड़ा विवादास्पद केस है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी उस मामले के साथ चलती है। मैं उसको उन कॉन्स्पिरेसी सर सुन तो लीजिए, उस कॉन्स्पिरेसी पे नहीं जाता कि क्या था नहीं था, उस वक्त क्या स्थिति थी, कौन था नहीं था, क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं, अब उसको उस सब्जेक्ट में नहीं। लेकिन आर्थिक मामलों में एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस, एक होता है सिविल ऑफेंस। तो ये सिविल का मामला है। सिविल मामलों में जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है, अब आज तो जिस तरीके से जमाना हुआ, तो ऐसे मामलों में तो देरी नहीं होनी चाहिए ना।
नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं उसका भी आपको उदाहरण देता हूँ। भारतवर्ष में पहला आर्थिक घोटाला कब हुआ था? जी आपको शायद मालूम हो तो आपको याद होगा। जी, सबसे पहला भारतवर्ष में आर्थिक घोटाले का केस हुआ था चीनी घोटाला के रूप में, जहां तक मुझे नॉलेज है। पहला नेहरू जी जीप प्रधानमंत्री घोटाला थे। था आजादी के तुरंत बाद, उसका हाँ होगा, हाँ पहला घोटाला था, लेकिन उसमें भी जो लोग आरोपित हुए वो 1 महीना भी कस्टडी में नहीं जा पाए और आज भी उसका कंक्लूजन नहीं निकला है। आप जो ये बात की है ना, तो मैं वही बोल रहा था कि राजनीति से ऊपर उठ के इस बात को आप जब इसको रिसर्च कीजिएगा, कभी पढ़िएगा, तो आप इसको देखिए कि हमारे यहाँ अब रही बात कि आप बोलते हैं कि कंक्लूजन पर निकला जाए। सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री यूएसए है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको नॉलेज भी होगा कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट वहां मारे गए हैं, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट वहां मारे गए हैं। आप जॉन केनेडी की हत्या का रिजल्ट किसने किया, आज तक क्या रिजल्ट आया? तो कॉन्स्पिरेसी तो होती ही है, चाहे वो आर्थिक घोटाला हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, या फिर आरोप प्रत्यारोप हो। ये टोटल जो पॉलिटिक्स का गेम है ना, या टोटल जो करप्शन का गेम है ये, या टोटल जो किसी भी तरह का करप्शन का है, तो आप ये बात बिल्कुल सही बोले कि ये टोटल कॉन्स्पिरेसी है। और इस तरह से अब उसमें कौन कितने माहिर है कि किस से कॉन्स्पिरेसी से चल रहा है, उस कॉन्स्पिरेसी को तोड़ना होगा, उसके लिए काम चल रही है। और जिस हिसाब से देखिए, ठीक है वैभव, ये जिस कॉन्स्पिरेसी की हम बात कर रहे हैं ये एक बड़ी विडंबना है, और इसमें आप ठीक है, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, पिछले 60-70 सालों में हमने खूब तरक्की की, लेकिन इस सेक्टर में हमने तरक्की नहीं की कि एक जमीन का मामला होता है उसमें बाप केस करता है और उसका पोते के टाइम में भी फैसला नहीं आता। तो ये एक बड़ी विडंबना इस देश के अंदर है कि हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि जैसे इसी मैटर पे हो सकता है एफआईआर भी हो जाएगी, 2-4 गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी होकर 2-4-6 महीने जेल में रह के छूट भी जाएंगे, लेकिन इससे पता तो नहीं, कंक्लूजन नहीं निकलता ना कि हुआ था या नहीं हुआ था। लोग ताउम्र कंफ्यूजन रहते हैं। जिस मामले में आपके पार्टी के नेता भी जेल में गए, आप लोग कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा, एजेंसी भी अब उस मामले में पलती मार के बैठ गई, पता ही नहीं कोई मामला है कहाँ, क्या चल रहा है उसमें। बिफोर कमिंग टू डेटा, कुछ 2 डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन था उसका मैं जवाब दूं। देखिए, ऐसा नहीं होता धर्मराज जी, कुछ सारे फैसले अगर कहाँ जहाँ कोई सब्सटेंस है, जहाँ कोई इस तरह का प्राइमा फेसाई आपके पास तथ्य है, तो उसके बेसिस पे फैसले नहीं हुए हैं। मुझे याद है कि एक सज्जन थे जो कैमरे पर 1 लाख रुपए की रिश्वत पकड़े गए, बंगारू लक्ष्मण जी, उनको 4 साल की जेल हुई थी। बंगारू लक्ष्मण जी सब कुछ जानते हैं किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जी जी, तो ऐसा नहीं है कि केस नहीं होते हैं, होते हैं। ये देखिए, न्यूट्रल बात नहीं बोल सकते हैं। सुनिए, चलिए ठीक है ठीक है, अरे आपको बता देता हूँ, इनके मंत्री का 10 वीडियो है सरकार। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आप कभी भी हेल्दी डिस्कस नहीं करते हैं, ये आम आदमी का चरित्र है। हेल्दी डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आरोप, सीधा टारगेट। चलिए ठीक है ठीक है, 10 मंत्रियों को पैसा लेते हुए वीडियो है, 10 मंत्रियों का ऐसा वीडियो है आपके। चलिए ठीक है, नीरज जी हो गया, आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, रहने दीजिए, हो गया। हाँ बाबा बोलिए। आप वीडियो की बात करते हैं। हाँ, आपके सुनिए, आपके केजरीवाल जी का ऐसा वीडियो कि शर्मसार हो जाइएगा। चलिए ठीक है, हाँ हो गया। तो अब बोलिए। अरे पूरी दुनिया देखती है, आप सर्च कीजिए ना, पूरी दुनिया। अब फिर मैं आपके सत्येंद्र जैन जी का जेल का ऐसा वीडियो है, जेल का ऐसा वीडियो है, आप शर्मसार हो जाइएगा। क्या बात करते हैं आप? एक सेकंड, बात हो रही है तार्किक, तो आप ले आए। नहीं, आप ले आते हैं वहां पर टारगेटेड बात। चलिए ठीक है, आप बोलिए। नीरज जी सुन तो लीजिए, आगे क्या कह रहे हो तो सुन लीजिए, उनके पॉइंट सुन लीजिए। ठीक है, हाँ बाबा बोलिए। थैंक यू धर्मराज जी, मुझे लगता है कि मुझे बार बार आपका संरक्षण चाहिए होगा। बोल नहीं, मैं दूंगा तो भाई, दूंगा। ठीक है, थैंक यू। कम से कम ये यहाँ पे ये मीडिया तो न्यूट्रल है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ईडी के केसेस की बात कर लेते हैं। मैं डाटा 6281 जो लास्ट मेरे पास जनवरी तक का डेटा है, 6281 केसेस हुए हैं 2014 के बाद ईडी से। फिर से मैं वापस से रिट्रेट कर, उसमें 0.48% कन्विक्शन रेट है, 0.48% कन्विक्शन रेट है। और जितने केसेस हुए हैं धर्मराज जी, उसमें से 95% के ऊपर केवल ऑपोजिशन के लीडर्स पर हुए हैं, और जो 5% बचे हैं उसमें भी बीजेपी का कोई आदमी नहीं। तो एक चीज तो मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि सब लोग बहुत पवित्र होते हैं बीजेपी में, हो सकता है,
कि सारे लोग दूध के दूल्हे हों, कोई मंदिर का दान नहीं खाता है, कोई राम मंदिर के 200 किलो चांदी नहीं खाता है, मान लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो लोग करप्ट होते हैं उनके पास से तुरंत केसेस हट जाते हैं और ईडी कोर्ट में कहती है। ईडी ने छगन भुजबल वाले केसेस में पता है क्या कहा है? सॉरी, एयर इंडिया मर्जर केस में फाइल ही नहीं मिली, केस बंद कर देना चाहिए। ये ईडी का रिटन रिस्पॉन्स है कोर्ट में। ईडी ने कहा था कि एयर इंडिया मर्जर केस में फाइल ही नहीं मिल रही, केस बंद कर देना चाहिए। केस बंद हो गया, कोर्ट ने केस बंद कर दिया। इस तरह से अगर केसेस चल रहे हैं तो इस तरह से केसेस सॉल्व हो ही जाएंगे। देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच की बात की गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि वन स्टॉप सोल्यूशन दिया गया। नरेंद्र मोदी जी इस तरह कड़े फैसले लेने के लिए मशहूर हैं और देश में आर्थिक विकास भी हो रहा है वन स्टॉप सोल्यूशन में। वन स्टॉप सोल्यूशन की आर्थिक विकास की एक एग्जांपल दी थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये कॉन्टेक्स्ट छेड़ दिया गया इसलिए मैं बता दूं। मेक इन इंडिया एक 2016 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था धनराज जी। मेक इन इंडिया का जो लोगो शेर वाला नहीं दहाड़ता हुआ बताया जाता है, वो शेर का जो लोगो है ना, वो भी 11 करोड़ रुपए अमेरिकन कंपनी से बना था। इतने ये इनका मेक इन इंडिया मॉडल था। मेक इन इंडिया मॉडल, मेक इन इंडिया जब से ये शुरू हुआ देश में, 2014 में देश की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो 16% था। मेक इन इंडिया जब हो गया, अब पता है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट है 12.6%। ये है इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन मॉडल। चलिए वैभव, थोड़ा समय कम है, ठीक है। मैं एक मिनट मैं आदेश जी के पास आता हूं। आदेश जी बताइए, इस पूरे मामले पर क्या आपको लगता है कि सच कभी लोगों के सामने आ पाएगा कि सच है क्या? चाहे वो दिल्ली का आबकारी घोटाला हो या ये जो जो अभी बात हम जिसमें पे कर रहे हैं कि दवाई में खरीद में घोटाला हुआ। मुझे पता है कि भाई खेल होता है सरकारी खरीदों में, लेकिन उसका कुछ कभी पटाक्षेप हो। एक मेरे राज्य की आईएएस अधिकारी थी, गिरफ्तार हुई, साल भर बाहर रही, जेल के अंदर रही, बाहर निकली, फिर अब पता चला वो ज्वाइन कर ली है। ये तो स्थिति है हमारे देश की। मोटा रकम पकड़ा गया था। धर्मराज जी, सच्चाई ये है कि इसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, एजेंसियों का दुरुपयोग बहुत ज्यादा है और पिछले कुछ सालों योग बहुत ज्यादा बढ़ा है। ईडी के ऊपर से तमाम एजेंसियों के ऊपर पे जगह बारी बारी सवाल उठते रहे हैं। आपके राज्य का है वो, जब उसने आईएएस बनी थी पहली बारी तो उसको ये कहा गया था कि सीएस से रिटायर होगी। वो सबसे कम उम्र की आईएएस थी जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी कारण थे, पकड़ी भी जाती हैं, जेल भी जाती हैं और दोबारा भी रिज्वाइन कर लेती हैं। तो बहुत सारे कारण है जो है, और किस कारण से पकड़ी गई थी ये भी लोगों को मालूम है जो है। लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है बस लोग बीजेपी के संरक्षण में आ जाएं, उनके सपोर्ट में आ जाएं और अपने सारे मुकदमे खत्म। वो झूठे थे सच्चे थे ये एक अलग इशू है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे भी लगाए जाते हैं और बहुत कुछ लोगों के ऊपर सच्चे मुकदमे हैं। लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर जाए तो सब नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अभी मेक इन इंडिया जी ने कहा कि 2016 में शुरू हुआ था। मैं वैभव जी इसलिए कहना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो है देश में पहले से थी। इन योजनाओं के नाम बदले, हमारे टाइम में इसका नाम था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसका नाम बदल के कर दिया मेक इन इंडिया। हमारे टाइम में था निर्मल भारत अभियान, इन्होंने कर दिया स्वच्छ भारत अभियान। हमारे टाइम में था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रयास, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो ये योजनाओं के नाम बदलने में मास्टर हैं, शहरों के नाम बदलने में मास्टर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार को जो करना चाहिए, सरकार उस दिशा में न बढ़ के चंद पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति सौंपने का काम कर रही है। आज देश के अंदर जो भी कानून बनते हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के, कमजोरों के, किसानों के हित में कहे जाते हैं, लेकिन उनका हित कहीं भी सत्य नहीं दिखता। जो है दो गरीब लोगों के लिए बनते हैं, इस देश के कानून दो गरीब लोगों के लिए बनते हैं, उन दोनों के नाम ए से शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है आदेश जी, ठीक है। सर समय कम है, मृगेंद्र जी को बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। मृगेंद्र जी बोलिए। आदेश जी आप नहीं है वो, जब तक भैया बोलना मेरे को ना। हाँ बोलिए। तो पहले कम दे रहे हैं वो। हाँ देखिए, आप कह रहे थे ना कि जब तक केस कोर्ट में है ना उसको आप फाइनल नहीं मान सकते। दूसरा बात है लीगल, फैक्चुअल और प्रोसीजरल जो एरर होते हैं इसके लिए अपील की जो है प्रावधान दिया है। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा ना, भारत में जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट है ना, अगर कोई जज अपनी मर्जी से कोई फैसला दे दे तो आप सब क्या कर लोगे? अकाउंटेबिलिटी किसको है? किसी को है ही नहीं।
जो मर्जी कर ले। इसलिए फिर आप अपील के लिए जाते हो, फिर आप जो है वहाँ बेंच में अपील करते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, फिर वहां बेंच में अपील करते हो। तो भाई जिसकी सरकार होती है कोई, क्योंकि देखिए आप जुडिशरी के अंदर भी जो है वहां भी तो जो है एडवोकेट्स है या डायरेक्ट जो लोग जाते हैं हायर जुडिशरी में, या जो लोग हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अंदर ही अंदर उनकी एफिलिएशन होती है, सब अपने अपने को जो है वो करते हैं, तो इसलिए केस ही चलते रहते हैं। तो अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो केजरीवाल जी को थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा बचने के लिए, और केस अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस को डिसमिस कर देता है तो आप जज को पनिश नहीं कर सकते। कल को अगर हाई कोर्ट उसको मान ले कि हाँ केजरीवाल जी ने क्राइम किया है और उनको सजा भी हो जाए, तो हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सजा थोड़ी दे सकता है कि आपने कैसे छोड़ दिया इसको। आपने देखा ही है पहले भी है। तो इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें लीगल एरर हो सकता है जी, कोई एविडेंस रहेगी होगी, कोई फैक्चुअल एरर हो गया, कोई फैक्ट किसी ने नहीं दे पाया समय, कोई गवाह मुख अब नहीं गवाह आगे होंगे, ये नया हमें सबूत मिल गया है, प्रोसीजरल एरर। तो लीगल फैक्चुअल प्रोसीजरल एरर का नाम देके ये जो फॉल्टी हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना, ये लिंगर ऑन करता है। आम आदमी को जिस चीज को मिलती नहीं है, वैसे ही बहुत महंगी है। और आप देखिए अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट करता है, रिमूवल भी वही कर सकता है। हाई कोर्ट के जज को जो है वो पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है सिर्फ, और वो भी क्या है, दो ही ग्राउंड है, इनकैपेसिटी और जो है मिसबिहेवियर है। अब वो क्या है, वो वेग टर्म है, क्या इनकैपेसिटी है और मिसबिहेवियर क्या है, ये भी कोई डिफाइंड नहीं है भाई। तो एब्सोल्यूट जो है पावर है जुडिशरी के पास। केस किसमें क्या फैसला जाएगा ये केजरीवाल जी को नहीं पता, ना हमें पता है, वो जिसका जो लेकिन मृगेंद्र जी एक तथ्य तो ये भी है ना, कॉमन आदमी तो ये देखता होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस मामले में 2 साल पहले जेल गए, उस मामले में वो केस क्या, उस केस का आज स्टेटस क्या है? जब कुछ स्टेटस नहीं है तो आम तब फिर जब केजरीवाल बोलेंगे कि मुझे षड्यंत्र कर, सर सुनिए, जब मुझे षड्यंत्र करके फंसाया गया, तो आम आदमी तो उनकी बात पे भरोसा करेगा ना कि भाई 2 साल से क्या हो रहा है मामला। धर्मराज जी, केजरीवाल से ज्यादा पीड़ित आम आदमी है जुडिशरी से। उसे पता है सुनवाई नहीं है किसी गरीब आदमी की, पावरफुल की सुनवाई है, उसको पता है। जो खुद जेल तक है डेली, उसको पता है यही हो रहा है। उसको पता है कि भाई चल, वो जनता समझदार है। जनता हमारी क्या है ना, हमारी जनता सक्षम नहीं है सिस्टम की वजह से, हम गुलाम बहुत रहे हैं, रिफॉर्म बहुत कम हुई है, और हमारी जनता जो देखती जरूर है। चलिए सर, समय क्या, मैं जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लास्ट वाली बात से सहमत हूँ। हाँ बोलिए मृगेंद्र। देखिए नीरज जी, जो सिस्टम हमारे अनुसार है वो ठीक है। अब जो बात आप बताइए कि जुडिशियरी में केजरीवाल जी को आने से, वो बोलते हैं कि हम ईमानदार है, 15 नोटिस के बाद वो कोर्ट हाजिर हुए थे। 15 नोटिस, 15 नोटिस, और वो सवाल उठा रहे हैं सिस्टम पे। वो जानते हैं कि कैसे। अरे सर, उनको पता था 6-7 सर एक मिनट नीरज जी, मृगेंद्र नहीं, मृगेंद्र एक मिनट, नीरज जी एक मिनट, उनको पता था कि 6 नोटिस का 7 नोटिस में भी नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अगर एक नोटिस में अगर मैं ना जाऊं ना, सर सुन तो लो, एक नोटिस में अगर मैं ना जाऊं तो मुझे डंडे मार के लेके जाएंगे ये। वो तो मुख्यमंत्री इतना लिहाज है उनका। मिसकोट है। हाँ। मेरे पास कोई ये नहीं। बोलिए बाबा, जल्दी समय नहीं बाबा। हाँ बोलिए। नहीं धनराज जी, मुझे लग रहा है आप भी मिसकोट कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उनसे बताया था ऐसा आप मुझे गवाह बुला रहे हैं या ऐसा मुझे नहीं, सर मैंने वो नहीं, मैं उस परिप्रेक्ष्य नहीं वैभव, मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो निकले हैं। हाँ ठीक है, वो समझ में आ रहा है। सबको ऑडिट डाउन कीजिए। मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि वो गए नहीं गए, पुरानी बातें हो गई, लेकिन लोग इन चीजों को लेकर विचार जरूर करते हैं कि जिस मामले में कोई नेता 5-6 महीने जेल में रहा, उसके बाद वो बाहर आ गया, 2-3 साल गुजर जाने के बाद उस केस का स्टेटस